नमस्कार सभी को। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के अंदर बॉन्डी बीच पर रविवार की शाम को एक मास शूटिंग हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का अब तक का सबसे घातक टेरर इंसिडेंट बन चुका है। और कैसे ये दर्दनाक इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ है, आइए इसको शुरू से समझते हैं। देखिए, यहूदी समुदाय के लिए उनका एक त्योहार होता है हनुका करके, जिसका मतलब होता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। और रविवार को इस त्योहार का पहला दिन था। तो सिडनी के बॉन्डी बीच के आर्कर पार्क में हनुक्का बाय द सी नाम का एक पारिवारिक सेलिब्रेशन चल रहा था, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल थे और करीब 1000 लोगों की भीड़ थी। और इसी दौरान अचानक शाम को 6:30 बजे के आसपास दो हथियारबंद लोग जो काले कपड़े में थे, कैम्पबेल परेड फुटब्रिज से होते हुए भीड़ में अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और जो वहां पे आई विटनेस थे, वो बता रहे हैं कि करीब इन्होंने 50 राउंड फायर किया। यानी क्लियरली इन आतंकवादियों ने यहूदियों के धार्मिक कार्यक्रम को टारगेट किया था। हालांकि कुछ ही देर में न्यू साउथ वेल्स की पुलिस फोर्स मौके पे पहुंच गई। पुलिस ने स्थिति को संभाला, लेकिन तब तक एक बहुत बड़ा मास्कर हो चुका था। शुरुआती खबरों में 12 लोगों के मरने की पुष्टि हुई थी, जिसमें एक हमलावर भी शामिल था। लेकिन बाद में न्यू साउथ वेल्स के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ रयान पार्क ने इस बात की पुष्टि की कि मरने वालों की संख्या 16 तक पहुंच चुकी है, जिसमें 14 लोगों की मौत मौके पर हो गई और 2 लोगों ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। 43 से ज्यादा लोग घायल हैं और इनमें कम से कम 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। कुछ ही घंटों के भीतर न्यू साउथ वेल के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने स्टेट लॉ के तहत इस इंसिडेंट को टेररिस्ट अटैक घोषित कर दिया और इसके बाद ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर हमलावर कौन थे? तो देखिए, जांच में जो खुलासा हुआ है वो भी अपने आप में काफी शॉकिंग है। पुलिस ने बताया कि इस हमले के पीछे फादर सन का डुओ था, यानी 2 हमलावर पिता और पुत्र थे। 50 वर्षीय पिता, जिसका नाम साजिद अकरम पुलिस बता रही है, वो पुलिस की गोली से मारा गया और उसका 24 साल का लड़का नवीद अकरम, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल ये हॉस्पिटल में गंभीर हालत में एडमिट है। और ये खुलासा एक नहीं कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। खबरों के अनुसार पिता के पास पिछले 1 दशक से, यानी 10 साल से ऊपर हो गए, इसके पास फायर आर्म्स लाइसेंस थे और 6 वेपन इसके नाम पे रजिस्टर थे। हमलावरों ने जिन लॉन्ग आर्म राइफल्स और शॉटगन का इस्तेमाल किया, इनमें से 4 को मौके पे बरामद कर लिया गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलियन गन लॉ की विफलता को बताता है। इससे पहले जब 1996 में पोर्ट आर्थर मास्कर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के सबसे सख्त गन लॉ बनाए थे। लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि अगर लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, उनके हाथों में लीगल वेपन भी आएगा, तो वो भी कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। और मामला केवल यहीं तक नहीं रुका है। जांच के दौरान पुलिस को साजिद अकरम से जुड़ी हुई एक कार भी मिली है, जिसमें एक आईईडी, यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, या सीधे शब्दों में कहें तो जो बम होता है, वो मिला है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि हमलावर बस शूटिंग तक सीमित रहने वाले नहीं थे, बल्कि इनका इरादा ब्लास्ट करने का भी था। और इससे ये भी बात पता चलती है कि ये सब कुछ एक स्पॉन्टेनियस अटैक नहीं था, बल्कि बाकायदा सोच समझ के प्लानिंग करके लार्ज स्केल पे इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी साजिश थी। और ये सब किस लिए? क्योंकि यहूदियों के खिलाफ इनके मन में इतनी नफरत थी। ये अटैक सिर्फ सिडनी के लिए ही नहीं, बल्कि जो पूरे दुनिया में ज्यूइश कम्युनिटी है, उसके खिलाफ एंटीसेमेटिक वायलेंस की जो बढ़ती लहर है, उसका एक भयानक मैनिफेस्टेशन है। खैर, दुनिया भर में इस हमले की निंदा की जा रही है। मोदी जी ने ट्वीट करके इस टेरर अटैक को कंडेम किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ सॉलिडेरिटी में खड़ा है। ट्रंप ने भी इस अटैक को कंडेम किया और इसे शुद्ध रूप से एंटी सेमेटिक अटैक कहा है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के चीफ और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी इसे टेररिस्ट एक्ट बताया है। यानी दुनिया भर के नेताओं ने एक स्वर में इस एंटी सेमिटिज्म की निंदा की है। और इसराइल ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से यहूदियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आग्रह भी किया है। इस घटना ने ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा और उनकी खुफिया एजेंसियों पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए। द टाइम्स ऑफ इजराइल सहित कई इजरायली मीडिया आउटलेट साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि इजराइल की मोसाद ने हमले से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को ज्यूइश कम्युनिटी पर बढ़ते हुए खतरे के बारे में कई बार वार्निंग दी थी। खबरों के अनुसार बेटे नवीद अकरम को न्यू साउथ वेल्स की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी ऑलरेडी जानते थे, यानी वो पहले से ही नोन टू अथॉरिटीज थे। इसके बावजूद ये जोड़ी इतना भयानक मास्कर अंजाम दे देती है, तो ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियों पे सवाल तो उठा ही रहा है। सवाल ऑस्ट्रेलियन ज्यूइश की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 2 वर्षों में एंटीसेमिटिज्म तेजी से बढ़ रहा था और सरकार ने उनकी प्लीज को कभी नहीं सुना। तो कुल मिला-जुला के आप ये कह सकते हो कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया के इस ग्रिप में उसके साथ खड़ी है, वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में जो ये फेलियर हुआ है, चाहे आप इसे इंटेलिजेंस फेलियर कह लो या फिर गवर्नमेंट का अनसुनापन कह लो, इसको बुरी तरीके से क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। और ये ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि अगर आप अपने यहाँ पे हेट को, नफरत को ऐसे बढ़ने देते हो, तो वो इवेंचुअली एक भयानक वायलेंस का रूप ले सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लोग, खासतौर पे वहाँ पे जो ज्यूइश कम्युनिटी है और इजराइल
इंटेलिजेंस फेलियर और प्रीएम्प्टिव एक्शन की कमी पर एक बड़ी इंक्वायरी करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जहां नफरत और आतंक इतना तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, बॉन्डी बीच की इस घटना में ही एक मानवता की किरण भी नजर आई। एक साधारण सा आदमी जो वहां पे उस मौके पे खड़ा था, उसने अपनी जान पे खेलकर एक हमलावर को न केवल काबू किया, बल्कि उससे उसका हथियार भी छीन लिया। खबरों के अनुसार ये बहादुर व्यक्ति था अहमद अल अहमद। 43 वर्षीय इस मुस्लिम मैन ने, जो 2 बच्चों का पिता भी है, एक्सेप्शनल ब्रेवरी दिखाते हुए कई लोगों की इसने जान बचाई। और उन्होंने न केवल इस कट्टरपंथी आइडियोलॉजी को अपने शारीरिक बल से रोकने की कोशिश की, बल्कि अपने मोरल करेज से उसको पूरी दुनिया भर में चुनौती दी है। कई मासूमों की जान बचाते हुए उन्होंने ये मैसेज दिया कि टेरर का कोई मजहब नहीं होता, इसका कोई समुदाय नहीं होता। अहमद अल अहमद का ये एक्ट ऑफ करेज उन सारे एक्सट्रीमिस्ट, उन सारे कट्टरपंथियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो धर्म के नाम पे हेट्रेड फैलाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। और उनका एग्जाम्पल दरअसल हमें ये बताता है कि यूनिटी और कंपैशन से ही हम टेररिज्म के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार खड़ा कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस हमले का एक जियोपॉलिटिकल आफ्टर शॉक क्या हो सकता है, क्या ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी पर इसका कुछ असर पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है इसका जवाब है हाँ। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ऑस्ट्रेलिया में जो एंथनी अल्बानीज की सरकार है, वो फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज करने के विकल्प पे विचार कर रही थी। इजराइल ने तब भी चेतावनी दी थी कि ये फैसला रेडिकल एलिमेंट्स को इनकरेज करेगा और एंटीसेमिटिज्म को बढ़ावा देगा। अब ये टेरर अटैक हो गया, जिसने खुले तौर पे जूइश कम्युनिटी को, उनके फेस्टिवल को टारगेट किया था, और ये अटैक अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालने वाला है। देश के भीतर की सिक्योरिटी कंसर्न और जूइश कम्युनिटी के साथ सॉलिडेरिटी से खड़ा होने के कारण हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अब फलस्तीन को मान्यता देने वाले फैसले पे या तो यू टर्न ले ले, या तो अब उस पर चुप हो जाए। इसके अलावा ये हमला कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को मजबूर करेगा कि वो अपने सबसे नजदीकी डेमोक्रेटिक अलाइज में से एक इजराइल के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करे। तो अगर हम इन शॉर्ट कहें तो ये जो बॉन्डी बीच में अटैक हुआ है, इसने ऑस्ट्रेलिया को एक चौराहे पे लाके खड़ा किया है, जहां उसे एक तरफ ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी में से किसी एक को चुनना होगा। अगर फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करते हैं और इसके बाद कोई अटैक हो जाता है, तो फिर उसके लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सरकार को अपने गन लॉ की भी समीक्षा करनी होगी। खासतौर पे ये इंश्योर करना होगा कि कोई भी अगर नॉन रेडिकल इंडिविजुअल है, किसी भी तरीके का उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो कम से कम उसके पास कोई लीगल फायर आर्म ना जाए। इसके अलावा यहूदी स्कूलों से लेकर सिनेगाग और कम्युनिटी सेंटर की भी सुरक्षा परमानेंटली और सिग्निफिकेंटली बढ़ानी होगी। और सिक्योरिटी एजेंसीज को ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट पर अपनी मॉनिटरिंग और काउंटर नैरेटिव स्ट्रेटजी को और ज्यादा मजबूत करना होगा, क्योंकि टेररिज्म की जड़ें अब वर्चुअल वर्ल्ड में तेजी से पनप रही हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है उससे हर देश को सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि नफरत की कोई सरहद नहीं होती। हनुका का त्योहार रोशनी का त्योहार है, जो अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है। लेकिन बॉन्डी बीच पर जो नफरत के अंधेरे में कई बेकसूर लोगों की रोशनी छीन ली गई, उससे ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर से बाहर निकलना होगा। क्योंकि एक पीस लविंग देश में, जहां पे इतनी क्लियर वार्निंग के बावजूद अगर नफरत की आग इतनी आसानी से और इतनी क्रूरता से भड़क गई है, फैल गई है, इससे पूरी दुनिया को सबक लेने की जरूरत है। तौर पे अपने सिक्योरिटी लैप्सेस को ठीक करने की जरूरत है और अहमद अल अहमद के करेज को अपना के जितने भी हेट मॉन्गर्स हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाते हो, उनकी कोशिश को नाकाम करना होगा। क्योंकि जब ये नफरत बढ़ जाती है तो ये कब वायलेंस का रूप ले लेगी, कब अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, ये किसी को नहीं पता होता। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।